केवल मुख्यमंत्री शासन, बाकी कहीं कुछ नहीं, सब वही हैं जैसे कांग्रेस में मनमोहन थे वैसे सब ये काट के उल्लू हैं। प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, लेकिन उन्होंने पिछड़े के लिए किया क्या है? माननीय पांडे जी जहाँ जाएंगे वहीं मुहर लगेगी। हर जगह तानाशाही रवैया कि आज रात 12 बजे से 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई और जिस स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनको समर्थन दिया, हत्यारों को समर्थन दिया। नमस्ते। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और चुनाव के ऐलान के बाद से लगातार जो नेता हैं वो अपनी पार्टी बदल रहे हैं। कल ही खबर आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर वो सपा का दामन थामने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है। लेकिन ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में बोली जा रही है कि वो सपा ज्वाइन करेंगे। और ये सलोन विधानसभा क्षेत्र है, इसके बगल में पड़ता है ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे अशोक मौर्य टिकट के दावेदार हैं। लेकिन वहीं पर जो पिछले 2 बार से विधायक हैं मनोज पांडे, उनको लेकर लोगों में अलग बात चल रही है। लोगों का कहना है कि अगर सपा मनोज पांडे को टिकट नहीं देती है, मनोज पांडे जहां जाएंगे वो उनके साथ जाएंगे, ब्राह्मण वोट। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ एक आचार्य जी हैं, उनसे पूछते हैं उनका परिचय। आचार्य जी पहले तो अपना परिचय दीजिए। जी, हमारा नाम आचार्य अमोद कुमार पांडे है। हमारा घर हरपुर हल्ला ग्राम सभा में हट्टी सिंह का पूर्वा गाँव में पड़ता है। सलोन विधानसभा क्षेत्र है हमारा। सलोन विधानसभा क्षेत्र है। आप जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि जहाँ पांडे जी जाएंगे वहीं आप जाइएगा, मतलब आपको पार्टी से कोई मतलब नहीं है? हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं है। जहाँ माननीय विधायक जी हमारे पांडे जी, डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जहाँ भी जाएंगे वहाँ हम ही नहीं, प्रदेश के बहुत संख्या में कई मतलब 10, 20, 50 लाख ब्राह्मण, पूरा प्रबुद्ध समाज वहीं जाएगा। आप तो क्या जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं कि हम सपा ज्वाइन करेंगे, बोले नहीं लेकिन वो सपा ज्वाइन करेंगे, जो बातें चल रही हैं, अगर वो ज्वाइन करते तो फिर उनके बेटे को यहाँ से टिकट मिलेगा। फिर पांडे जी अगर बीजेपी में जाएंगे तो क्या आप बीजेपी के साथ जाएंगे? हमने आपको ये बताया कि हमको पार्टी से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। माननीय पांडे जी जहाँ जाएंगे वहीं मुहर लगेगी। चाहे अगर वो निर्दलीय भी लड़ेंगे और ऊंचाहार से लड़ेंगे तो 2 बार नहीं, तीसरी बार भी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के लड़के को हराना पड़ेगा तो हम लोग उनके साथ दिन रात मेहनत करके कार्य सिद्ध करेंगे। मतलब इतना आप जो उनके लिए प्रतिबद्ध हैं, आखिर कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि उन्होंने संस्कृत के लिए, जब उनकी सपा सरकार में जब वो कैबिनेट मंत्री थे, तो उनकी पांडे जी की मेहनत से जो उत्तर प्रदेश के संस्कृत विद्यालय हैं, जो आज बताया जा रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि हम हिंदूवादी सरकार, हमारी हिंदूवादी सरकार है। आप जब सपा सरकार थी, जब मुस्लिमों के लिए कोई कार्य होता था तो संस्कृत के लिए, अगर उर्दू के लिए कोई कार्य हुआ है तो संस्कृत के लिए 77 विद्यालय अनुदानित सपा सरकार में हुए हैं। जब मुलायम सरकार थी तो उस समय इन्होंने ये धर्मगुरुओं के लिए भी कार्य किया था। रक्षा मंत्री थे, कुछ किसी पद पर थे केंद्र सरकार में, तो उसमें भी इन्होंने धर्मगुरुओं के लिए कार्य किया था। आज ये अपने आप को हिंदूवादी बताते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। आप अगर मुलायम सिंह यादव की बात कर रहे हैं कि धर्मगुरुओं के लिए क्या था, जिसमें मुलायम सिंह की सरकार थी और यूपी में ही मथुरा में शायद या वृंदावन में साधुओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था, उस समय क्या ब्राह्मण समाज उनके साथ क्यों खड़ा था? देखिए, उस समय जो लाठीचार्ज हुई थी तो अगर 2 में से एक, जहां लाठीचार्ज हुई थी, अगर यदि लाठीचार्ज ना होती तो या तो जिसके ऊपर चार्ज हुई है, अगर वहां लाठीचार्ज ना करवाते तो 2 में से एक निश्चित था। अगर पुलिस मारी जाती तो आज जो सरकारें विपक्ष कहते हैं कि ऐसा नहीं वैसा है, दुनियादारी बता रहे हैं, अगर पुलिस मार खाती तो कहते पुलिस को मरवा दिया गया। वो तो लाठी डंडे लेकर नहीं गए थे, वो तो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ मांग कर रहे थे, उसके ऊपर सपा की सरकार में लाठीचार्ज हुआ था। सपा सरकार में कहाँ लाठीचार्ज हुई थी? साधुओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था, आपको याद है वृंदावन में? नहीं, हमें याद नहीं है। अरे सपा, आप ये बताइए, वहाँ तो लाठीचार्ज हुई, यहाँ ब्राह्मणों की हत्या, संतों की हत्या हो रही। पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी ब्राह्मणों की हत्या हुई? संत की हत्या कहाँ हुई है? अरे क्या बात करते हैं, हमारे यहाँ ऊंचाहार विधानसभा में ही एक संत को मार करके लटका दिया गया।
इसी योगी सरकार में लटका दिया गया। वो तो सरकार ने नहीं लटकाया, वो तो किसी ने आप हत्या की। ये आपको मालूम नहीं है कि यहाँ सरकार 2017 में सरकार बनते ही 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई, और जिस स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनको समर्थन दिया, हत्यारों को समर्थन दिया, और उसके बाद जो वहाँ मार के लटका दिया गया था संत को, उसमें भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही उनको बचाया, जो आज विपक्ष में बसपा सरकार से इस बार टिकट के दावेदार हैं। अच्छा, वो भी चलिए, स्वामी के ही आदमी हैं। स्वामी के ही आदमी हैं। बिल्कुल। तो अभी तो ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं कि हम स्वामी के अखिलेश के साथ जाएंगे। ठीक है, अगर स्वामी चले जाते हैं अखिलेश के साथ तो उस समय क्या जाएंगे ब्राह्मण? देखिए, हम आपको ये बता रहे हैं कि हो सकता है स्वामी को अपनी गलती सुधारने का मौका मिला हो, उनको ये लगता हो कि अब हमको उनकी शरण में जाना चाहिए, पांडे जी की शरण में चलें। नहीं, फिर तो आप जिसकी मतलब कि हर तरह से आप अपने आप को सही साबित करने पर तुले हुए हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि जहाँ पांडे जी हैं, ठीक। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। आपने जिस तरह से कहा कि यहाँ पे 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई, ठीक है, और उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप था। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर आरोप नहीं था, उन्होंने बचाया, आरोपियों को बचाने का प्रयास उन्होंने किया। आरोपियों को बचाने का प्रयास उन्होंने किया। आपने कहा कि मार के लटका दिया गया था, कुछ भी, ठीक है, उसको जिनके ऊपर आरोप था उसको स्वामी प्रसाद ने बचाया, उनका समर्थन किया। अगर वही स्वामी प्रसाद मौर्य चले जाते हैं सपा में, उस समय क्या आप स्वामी प्रसाद मौर्य का गुणगान करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य का गुणगान ना हम कभी किए हैं और ना उनका गुणगान करेंगे। वो जहाँ जाएं उससे हमसे मतलब नहीं है, बिल्कुल हम उनका कभी गुणगान किए ही नहीं, उनका विरोध रहा है, करेंगे। पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है, किसी पार्टी से। हमारा राजनीतिक रूप से कुल मिलाकर के विशेष यही है कि जहाँ पांडे जी वहीं हम। एक हमारे साथ टीचर भी हैं, उनसे ही बात करते इस मुद्दे पर, और आप सभी और आचार्य जी बात करेंगे। थोड़ा सा इनसे भी पूछते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। जिस तरह से आचार्य जी ने कहा कि जहाँ पे पांडे जी जाएंगे वहीं पे ये जाएंगे, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? जो स्वामी प्रसाद मौर्य आ रहे हैं, अगर उनके बेटे को टिकट मिलता है तो फिर आप क्या करेंगे? जहाँ तक आपका कायास सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बेटे को टिकट मिलता है तो क्या स्थिति बनती है, और जहाँ तक पांडे जी का है तो उन्होंने अपना व्यक्तिगत मंतव्य रखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति देखा जाए तो हाँ, उनके मंतव्य में शामिल है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा जातिगत धर्म पर आधारित रही है। तो मनोज या स्वामी प्रसाद के आने के बाद मौर्य या ओबीसी वर्ग जो है वह इनके साथ जुड़ेगा, सपा के साथ जाने का प्रयास करेगा। और जैसे कि अखिलेश यादव ने पहले भी बयान दिया था कि भाजपा सरकार हमें पिछड़ा बताने में का प्रयास रही है, अपना अगड़ा रही है, तो आज पिछड़े अगर इकट्ठा हो रहे हैं और समाजवादी सरकार बन रही है तो ये हमें लगता है कि समाजवादियों के लिए अच्छा है। और एक मिनट, एक काउंटर क्वेश्चन इसी पर। आप जो बोल रहे हैं अगड़ा पिछड़ा, प्रधानमंत्री तो खुद बोलते हैं वो पिछड़े हैं। प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, लेकिन उन्होंने पिछड़े के लिए किया क्या है पिछड़ों के लिए क्या किया है? बस यही किया है कि उन्होंने, हाँ, मैं जो है अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, अभी ओबीसी कमीशन गठन किया गया है। मैं एकाधिकार का विरोधी हूं, मैं विशेषाधिकार का विरोधी नहीं हूं, मैं एकाधिकार का विरोधी हूं। हर जगह तानाशाही रवैया कि आज रात 12 बजे से, या किसान मुद्दे पर आप ले लीजिएगा कि उन्होंने किसान को लिए कानून बनाया, जो कानून अगर गड़बड़ ना होता, जब 5 राज्यों में इनकी हार हुई तो इनको हार स्वीकार हुआ। इसी हार को या फिर इसी कानून को वापस लेना था तो इनको जो है 30 जनवरी को ले सकते थे, जब 26 जनवरी को दिल्ली में जो दुर्घटना हुई, घटना होने के बाद वहाँ के किसानों ने जो है एक धार्मिक झंडा फहराया। तो महात्मा गांधी की हत्या के दिन ये ले लेते वापस कि हाँ, गांधी के देश में, भारत में आज जो है शांतिपूर्वक जहां आंदोलन होना चाहिए तो वहां शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ। तब ये आंदोलन मुख्य एक मेरा सवाल सुन लीजिए। ये आंदोलन मुख्यतः मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। ये आंदोलन मुख्यतः पंजाबियों के द्वारा लाया गया था। हरियाणा और पंजाब के किसानों ने शुरू किया, उत्तर प्रदेश किसान वहाँ बाद में गए। जो 28 नवंबर को किसान गए हैं वो बाद में गए हैं, जिनका नेतृत्व कर रहे थे आपको राकेश टिकैत, ठीक है। तो पंजाबियों का था ये आंदोलन, तो उन्होंने गुरु पर्व के दिन वापस लिया। इसमें तो पंजाबियों को कोई आपत्ति नहीं है। फिर आप बोल रहे हैं गांधी जी की जिस दिन हत्या हुई है वो, अब आप बताएंगे कि जो है आज़ादी की शुरुआत जो है गुजरातियों की शुरुआत है, गांधी जी ने गुजरात से आकर शुरुआत किया। अरे शुरुआत तो किसी ने किया, लेकिन है था, मुद्दा तो था पूरे राष्ट्र का ना।
पूरे राष्ट्र का मुद्दा था गुरु पूर्णिमा के दिन। अब ये बताइए, राष्ट्रवादी सरकार के दिन आप कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन वापस ले रहे हैं, जब आप 5 राज्यों में चुनाव हार जाते तब वापस ले रहे हैं, जब आपका विरोध होने लगता तब वापस ले रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव कहाँ? 5 राज्यों में चुनाव के बाद वहाँ पे नहीं हुआ है। अरे महोदय, तभी मैंने ट्वीट किया था, और मेरा ट्वीट तब भी पढ़ लीजिएगा कि मैंने ट्वीट किया कि आज राष्ट्रवाद दिन का झलका, जब 5 राज्यों में चुनाव हार गए। ये राष्ट्रवाद दिन का तब झलकता जब ये कहते हैं कि गांधी जी के हत्या के दिन, ये 26 जनवरी के बाद जब ये घटना हुई थी 27 जनवरी को ये वापस ले लेते, तब तो मैं मानता कि हाँ ये राष्ट्रवादी है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप जो बोल रहे हैं 5 राज्यों में चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव, सुनिए, फिर आपको जानकारी नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव हुआ था अप्रैल में, सुनिए मई में। एक मिनट सुनिए, मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। सवाल ये है कि 2 मई को 5 राज्यों के नतीजे आए थे, ठीक है, और ये वापसी हुई है नवंबर में। कब आए थे नतीजे 2 मई को आए थे, आपको याद होना चाहिए। जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए थे वो 2 मई को आए थे, और ये 2 महीने पहले वापस हुए हैं। किसान आंदोलन 2 महीने पहले, पिछले 2 महीने पीछे वापस हुआ है। चुनाव की बात कर रहा हूँ जिसके बाद जी नहीं, आप 5 राज्यों का चुनाव की बात कर रहे हैं। चुनाव जो हुए हैं उस उपचुनाव में परिणाम जो आए हैं कि जिस तरह से भाजपा जिस तरह से जो है सभी पार्टियों में खोती डाली जा रही थी जनाधार, उसके बाद वापस लेना पड़ा। और आपके संज्ञान में मैं ला दूं कि आपको व्यक्तिगत आपके जो है भारत के विषय में जानकारी होगी। मैं चूंकि मेरा व्यवसाय टीचर का रहा है, तो मैं फ्रांस की क्रांति से लेकर के, यूरोप की क्रांति से लेकर के, भारत की क्रांति के विषय में मैं मानता हूँ, और मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ इस विषय में। इस पर चर्चा जिस दिन करनी हो, आप पत्रकार बंधु या फिर कोई भी चर्चा कर सकता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे आपसे ज़्यादा जानकारी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझसे आपको और व्यक्तिगत मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपसे ज़्यादा जानकारी मुझे है, लेकिन मेरा काम है आपसे क्वेश्चन करना, जो आप जवाब दे रहे हैं। आपने कहा 5 राज्यों का चुनाव, 5 राज्यों का चुनाव नहीं था महोदय, वो उपचुनाव था। आपने एक जगह भी जिक्र नहीं किया उपचुनाव का, इसलिए मैंने आपको टोका। खैर, मैं आपसे फिर बात करूंगा। एक बार और आचार्य जी के पास चलते हैं। इन्होंने जिस तरह से कहा 5 राज्यों का चुनाव, ये चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन वापस हुआ वो गुरु पर्व के दिन हुआ, तो क्या इससे आपत्ति होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, इस समय जब चुनाव नज़दीक आ गया है यूपी का, तो अब बीजेपी वाले बौखलिया गए हैं एकदम। वो क्या करें क्या ना करें और कब करें कैसे करें, कुल मिला के उनका दिमाग कार्य नहीं कर रहा है। और क्या कर रहे हैं जनता के समझ में भी नहीं आ रहा है कि इस समय वो कर क्या रहे हैं। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आज बताइए 7.5 साल में क्या किए और क्या कर रहे हैं। एक कार्य उनका कोई आप बता दीजिए जो पूर्ण हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी कोई नया कार्य आप बता दीजिए, बस कोई एक नया कार्य आप बताइए। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो आया हूं चुनाव कवर करने के लिए, आपसे पूछने के लिए। मैं तो आप लोगों के मन की बात को टटोल रहा हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो क्या केवल जातिवाद ही मुद्दा रहेगा या फिर विकासवाद ही मुद्दा? जातिवाद तो इस समय आप ये जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे घोर करके मिला करके इतना तगड़े से जातिगत राजनीति की है। इतना तो जब से देश आज़ाद हुआ है उतना कभी नहीं हुआ जितना इस 5 साल 7.5 साल में हो गया। जातिवाद तो ऐसे आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में सरकार है इस समय, तो केंद्र सरकार से लेकर के और 20 राज्यों में, कितने राज्यों में इनके मुख्यमंत्री हैं, कहीं पर एक बड़ा चेहरा आप बताइए जहाँ कोई बड़ा चेहरा ब्राह्मण इन्होंने किया हो। कोई मुख्यमंत्री आप ब्राह्मण इनके उससे बताइए कि जो बड़ा चेहरा हो, कोई आप बताइए। तो फिर तो और किसी पार्टियों से तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है अभी। भैया, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब से देश आज़ाद हुआ है, कांग्रेस ने कितने मुख्यमंत्री कांग्रेस ने ब्राह्मण दिए, और सपा सरकार केंद्र में नहीं रही, फिर भी उसने कैबिनेट में अपने मंत्रिमंडल में उसने ब्राह्मणों को रखा। फिर तो बीजेपी में भी तो अभी तो कैबिनेट में मंत्री हैं। अरे कोई एक कैबिनेट मंत्री का नाम बताइए जिसका उसमें बढ़िया अच्छे सिस्टम दावेदार। एक केवल है जो मुख्यमंत्री, उसी का यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही शासन है, केवल मुख्यमंत्री शासन, बाकी कहीं कुछ नहीं, सब वही हैं। जैसे कांग्रेस में मनमोहन थे, वैसे सब ये काट के उल्लू हैं, आप ये मान के चलिए। आचार्य जी ने जो लोगों के बीच जो बातें चल रही है कि योगी सरकार में जितने भी मंत्री थे उनकी किसी का भी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं चल रहा था, और ये लगातार मंत्रियों की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा था कि उनका कुछ नहीं चल रहा है। जो भी है, प्रशासन हमारी बात सुनता नहीं है, सीधा मुख्यमंत्री की बात सुनते हैं, सीएमओ से फ़ोन आता है तो वो काम होता है, उनके कहने पर काम नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से अभी हमारे एक यहाँ पे टीचर हैं, स्कूल टीचर हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव था, उपचुनाव था, उसके बाद ये वापस हुआ। लेकिन जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं और जो अन्य हम जहाँ गए वहाँ जो बात हुई नेताओं से, उनका कहना था, जो विपक्ष के नेता, उनका कहना था कि जो
उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मुख्य मुद्दा बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव था, जिसको लेकर ये कृषि कानून वापस लिया गया। अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होता तो शायद ये कृषि कानून वापस नहीं होता, क्योंकि पश्चिमी यूपी को कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आप 2017 ले लीजिए, 2014 ले लीजिए, 2019, पश्चिमी यूपी ने बीजेपी को भरपूर मात्रा में वोट दिया और सांसद और विधायक चुन कर दिए। तो आप थोड़े खड़े हो जाइए, फिर खड़े होकर अच्छे से बात होगी। आप स्कूल टीचर हैं, ठीक है, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी बात है। जिस तरह से मोदी जी हर बार स्कूलों में जब परीक्षा होने वाली होती है उससे पहले बच्चों से बात करते हैं, तो क्या वो जो अभी नया वोटर जुड़ने वाला है, कहा जा रहा है कि इस बार नया वोटर 40 से 45 लाख है उत्तर प्रदेश में, जो 7 सालों में मोदी जी ने उनसे बात किया, उन बच्चों पर उसका क्या असर होगा? जब आज आपने शिक्षा की ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बच्चे अपने संस्कार को भूलते चले जा रहे हैं, राजनीति के स्तर को गिरता हुआ चला जा रहा है। मोदी जी मन की बात करते हैं लेकिन मन की बात किसी की सुनते नहीं। और दूसरी बात, जहाँ तक आप देख रहे हैं कि आज के दौर में हम शिक्षा की व्यवस्था में जो है बच्चों को किस ओर ले जाना चाहते हैं। हम जो है सामना करना चाहते हैं चीन से, हम सामना करना चाहते हैं अमेरिका से। हम टेक्नोलॉजी तो बच्चों को दे नहीं रहे, हम जियो कंपनी ला करके और इस तरह की कंपनियाँ। और अखिलेश, जहाँ तक अगर बात करें हैं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश ने जो है 17 लाख बच्चों को लैपटॉप देकर सशक्त करने का प्रयास किया। आज जितने बच्चों को, युवाओं को लैपटॉप मिला है वो कम से कम अपना एक रोज़गार खोल करके बैठे हैं। आप कहते हैं कि आपके सरकार ने, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, उन्होंने ना जाने कितने युवाओं को रोज़गार दिया, आप कहते हैं, लेकिन जिनको रोज़गार दिया उनको संविदा की नौकरी दी है, रोज़गार नहीं दिया है, उनका रोज़गार किसी भी हाल पे नहीं है। आज युवा अगर कमा रहा है। जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, नोएडा में सैमसंग ने पूरे एशिया में सबसे बड़ा अपना प्लांट लगाया है। हाँ, तो महोदय आपकी जानकारी किसको नौकरी मिली है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो MIU जो भी हुआ है अखिलेश की सरकार में हुआ है, और अखिलेश सरकार ने ही इस व्यक्तिगत इसको देखते हुए और ना जाने कितने शहरों में मेट्रो को चालू किया है, ना जाने कितने। एक ही शहर में मेट्रो चालू हुआ था, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, लखनऊ में। उद्घाटन भी कानपुर में हुआ, बनारस के लिए MOU जारी हो गया था, आगरा के कानपुर में उद्घाटन कहाँ से? कानपुर में उद्घाटन अभी हुआ है मेट्रो का। तो आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ कि MOU उसका पहले भी हो चुका था सपा शासन काल में, ठीक है। तो एक मिनट में आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। जी, आप सपा की बात कर रहे हैं, करिएगा। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हुआ है, जी उद्घाटन, और अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि भैया उसका तो हमने किया था। इस पर कानून क्या कहता है कि कितना जमीन अधिग्रहण होना चाहिए कि उसका आप टेंडर जारी कर सकते हैं? शुरुआत किया था उस, और अखिलेश सरकार के जो है अंतिम क्षण में जब था तो वहाँ पर फ्लाइटें भी उतरी थी, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए। वो लखनऊ एक्सप्रेसवे था। हाँ, जनाब, वो आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है मायावती जी का सपना था, हालांकि उस समय वो पूरा नहीं हो पाया। अखिलेश ने भी प्रयास किया और अखिलेश ने लखनऊ एक्सप्रेसवे बना करके दिया, और उसके बाद जो है आपका जो गंगा एक्सप्रेसवे था, इसको भी जो है मायावती ने, तो कहीं ना कहीं। जी आप जो एक्सप्रेसवे बनता है उसका जो मुख्य मुद्दा है, जो जब उसके ऊपर टेंडर जारी होता है तो उसका नियम यह है कि जब तक 90% ज़मीन अधिग्रहण नहीं होगा तब तक आप उस पर किसी भी सूरत हाल में टेंडर जारी नहीं कर सकते हैं, जब तक 90% की ज़मीन का अधिग्रहण सरकार नहीं कर लेती है। और ये बीजेपी की तरफ से कहा गया और केंद्र की तरफ से कहा गया कि उस समय 15% ज़मीन का अधिग्रहण हुआ था और चुनाव सर पे था, तो इन्होंने जोर ज़बरदस्ती टेंडर जारी कर दिया, जो कि टेंडर बाद में निरस्त हो गया। ये हकीकत है और आप इसको सर्च कर सकते हैं, जो कानून बोलता है। कानून बोलता है, लेकिन कानून से क्या भारत का जो है उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, क्या भारत की सरकार चल रही है? कानून की बात कर रहे हैं आप। हम कह रहे हैं कि आपको जो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया, क्या बन के तैयार हो गया? उद्घाटन कर दिया क्या? गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं, 100% क्या उसका जमीन अधिग्रहण हो गया? अगर इन्होंने जितने भी फीते काटे हैं, मैं आपको बता दूं कि गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 90% जमीन का अधिग्रहण हुआ है। आप इसको उठाकर देख सकते हैं। सुनिए, 90% जमीन का जब तक अधिग्रहण नहीं होता है तब तक उसका टेंडर जारी नहीं होता। कागजों पे हुआ होगा महोदय, कागजों पे हुआ होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो जो है जमीन जो सरकारी कागज है ना, जो सरकारी किसानों को उनका ना मुआवजा मिला है, ना तो उनका जो है अभी मुआवजा हुआ है, ना ही मुआवजा आने की प्रक्रिया चालू हो पाई है। मेरे रायबली से ही होकर गुजर रही है, मेरे पड़ोस से ही होकर गुजर रही है, तो मैं इसके विषय में शायद आपसे बेहतर जानता हूँ। किसानों से पूछता हूँ, किसानों की समस्या को मैं आपसे बेहतर जान पा रहा हूँ। जी कि जो सरकारी आंकड़ा है, हम तो सरकारी आंकड़ा पे ही बात करेंगे। आप आंकड़े पे जो सरकारी आंकड़ा है, लेकिन आंकड़ा उसमें ये सीधा कहा गया है कि 90% जमीन का अधिग्रहण हो गया है। जिस तरह से जो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उस पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो हमारे समय में हो गया था।
लेकिन हुआ तो कुछ नहीं था। आपका रहा कि जो है विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। कई विश्वनाथ नगरी जो है मंदिरों की नगरी के नाम से जानी जाती है और कई छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ करके आप आज कॉरिडोर बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने विकास कर दिया। तो विकास नहीं हुआ है महोदय, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विकास नहीं हुआ। कई मंदिरें तोड़ी गई और हिंदुओं की आस्था में कभी मंदिरें तोड़ी नहीं जाती हैं। हम जब बनारस गए थे, ठीक है, जब हमने वहाँ पंडों से बात किया, वहाँ के पुजारियों से बात किया, उन्होंने कहा कि जितनी मंदिरें तोड़ी गई थी वो जो कॉरिडोर बना है जिसका परिक्रमा कॉरिडोर, उसमें उनको स्थापित किया गया है और बाकायदा बहुत सारी मंदिरें सामने निकल कर आई हैं। तो आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो अयोध्या में जब राम मंदिर का विवाद चल रहा था, तो अगर अयोध्या के नागरिकों से पूछते तो उनके लिए कोई विवाद नहीं था, लेकिन विवाद वो पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के लिए विवाद था। ठीक है, तो वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं और उसकी भावना को भड़काकर राजनीति में क्या प्रेषित किया जा रहा है, हम लोगों तक क्या प्रसारित हो रहा है, तो इसका आप कहीं ज़्यादा आकलन कर सकते हैं मुझसे बेहतर। आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम गुलाब चंद्र जायसवाल है। मैं जो है वर्तमान में जो है बीएड की पढ़ाई करने के बाद जो है प्राइवेट शिक्षक रामरती विद्यालय इंटर कॉलेज में इस समय जो है गुलाब चंद्र जी हमारे साथ गुलाब चंद्र जी थे। इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। इन जो बात विवाद होना चाहिए, जो क्वेश्चन होना चाहिए, जो लोग सुनना चाहते हैं कि बात क्या आखिर, वो इन्होंने कहा और बहुत ही अच्छा तरीके से खुले दिल से जवाब दिया। ना ही किसी सरकार के पक्ष में, ना ही किसी पार्टी के पक्ष में, जो उचित है उस पर इन्होंने अपना जवाब दिया है। बाकी आपका काम है कि आपको इनकी बातें कैसी लगी और जो चुनाव के ऊपर चर्चा हुई है, जो परिचर्चा हुई है, चाहे वो आचार्य जी रहे हों या फिर गुलाब चंद्र जी, इनकी जो बातें थी वो आप किस तरीके से लेते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।